Good morning, everyone. Welcome to the Manuvalo classes in the session of daily news analysis. Today is 27th of March 2024. You are watching with Naresh Sharma. So, guys, first of all, we are going to revise the previous day session with the help of multiple choice questions and try to answer these questions before I provide you the correct answer. The first question is, what is TTP in context of Pakistan-based terrorist organizations? अभी लास्ट के सेशन में हमने टीटीपी के रिगार्डिंग में डिस्कशन भी किया था और इसको लेकर के पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन दोनों के बीच में कई बार क्या हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं एक दूसरे के सॉवरेन रीजन्स में। पाकिस्तान की एयरफोर्स अफगानिस्तान के रीजन में अटैक कर रही है, अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो पाकिस्तान के मिलिट्री पोस्ट हैं उन पर अटैक कर रहे हैं। तो इसी के लिए ये जो टीटीपी है ये न्यूज में था। क्या है ये आइए जान लेते हैं और आप रिप्लाई कीजिए क्या इसका करेक्ट आंसर है। तालिबान टेररिस्ट पार्टी या तालिबान थियोक्रेटिक पार्टी, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या तालिबान डेमोक्रेटिक पार्टी। ये तो अपने आप में एक बहुत ज्यादा ऑब्नॉक्सियस मैटर हो गया, ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि तालिबान और डेमोक्रेसी का तो दूर दूर तक कोई लेने देना है नहीं। सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। द करेक्ट स्टेटमेंट इज ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है ये भी तालिबान टाइप का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। देखो तालिबान दो हैं, इसको हम कह सकते हैं, एक पाकिस्तान बेस्ड तालिबान और एक है अफगानिस्तान बेस्ड तालिबान। अफगानिस्तान बेस्ड जो तालिबान है वो इस समय अभी अफगानिस्तान पर रूल कर रहा है। उसी ने अपना क्या किया है, पूरी सत्ता पर मींस जो है कंट्रोल कर लिया है। पाकिस्तान बेस्ड तालिबान है उसकी ये अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, और ये भी चाहता है कि पाकिस्तान पर भी तालिबान का कब्जा हो जाए, मींस अफगानिस्तान पर रूल करे अफगानिस्तान का तालिबान और पाकिस्तान पर रूल करे पाकिस्तान का तालिबान। सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ बॉर्डर लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? इन दोनों के बीच में जब हम बात करते हैं पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, तो दोनों के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसका नेम क्या है? क्या उसका नेम है? इट्स मैकमोहन लाइन या ड्यूरंट लाइन या हिंडनबर्ग लाइन या मैगिनोट लाइन। ये चारों की चारों ही काफी इंपॉर्टेंट ग्लोबल लेवल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लोबल बॉर्डर लाइन्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। उन चारों को ही आप लर्न कर लेना। मैकमोहन लाइन या ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर डिसाइड करती है? नो। मैकमोहन लाइन चाइना एंड इंडिया, इन दोनों के बीच का जो बॉर्डर लाइन है उसको हम मैकमोहन लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास में डूरंट लाइन। डूरंट लाइन है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की। तो करेक्ट आंसर तो हो गया हमारा डूरंट लाइन। अब बात करते हैं हिंडनबर्ग लाइन की। तो हिंडनबर्ग जो लाइन है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको हम कहते हैं हिंडनबर्ग लाइन। जब हम मैगिनोट लाइन की बात करते हैं तो मैगिनोट लाइन है आपकी जर्मनी एंड उधर हो गया आपका फ्रांस, इनके बीच की ये जो बॉर्डर लाइन है उसको हम मैगिनोट लाइन बोलते हैं। तो देखो कहने को तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन डिस्कस किया, लेकिन इस एक क्वेश्चन से हमने कितनी नई चीजों को जान लिया? 4 नई चीजों को हमने जान लिया। सो यही एक बेनिफिट होता है बहुत बड़ा कि जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, और एमसीक्यू सॉल्व करने के साथ साथ में एमसीक्यू में जो अदर ऑप्शंस होते हैं आप उनको भी जानने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं हम एक्टिव स्टडी। देखो पैसिव स्टडी वो होती है कि अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते और यहाँ क्वेश्चन का आंसर ढूंढते कि इसका आंसर है डूरंट लाइन और बस हम आगे बढ़ जाते, ये होती पैसिव स्टडी। लेकिन एक्टिव स्टडी की जब हमने बात की तो we not only try to find the answer of this question, but we also tried to find out the meanings or important points regarding
all other 4 points. So that is called active study. Now we have to discuss question number 3. Find correct statement about Pakistan and Afghanistan. दोनों के बारे में यहाँ पर हमारे पास में there are total 4 statements and we have to find out the correct statement. Guys, always be cautious when trying to find out the correct or incorrect statement. तो जब भी आपको ऐसे स्टेटमेंट हो तो उसमें ये आप एंश्योर कीजिए कि वहां पर करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है. समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब उनको जल्दी होती है, हरी में जब होते हैं, तो वो इनकरेक्ट और करेक्ट में डिफरेंस भूल जाते हैं, उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते और जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन को रॉन्ग करके आ जाते हैं, जबकि क्वेश्चन उनको आता था. तो करेक्ट क्वेश्चन को भी इनकरेक्ट करके आ जाते हैं वो. तो आपको जल्दबाजी कभी नहीं करनी है एग्जाम में. ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमारे पास में है. पाकिस्तान इज अ सेक्युलर स्टेट बट नॉट अफगानिस्तान. देखो ये स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट है कि पाकिस्तान सेक्युलर है. क्या पाकिस्तान सेक्युलर स्टेट है? नहीं है. तो पहले ही ऑप्शन से हमारा यहाँ क्लियर हो गया कि यार ये इसको तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ऑप्शन में यदि उसका कोई एक पार्ट, इफ सर्टेन पार्ट, इफ अ माइनर पार्ट ऑफ द ऑप्शन becomes incorrect, then the whole option becomes incorrect. Now option number 2, अफगानिस्तान इज अ सेक्युलर स्टेट. क्या, अब आप बताइए, इसको बाद में पढ़ेंगे हम. क्या अफगानिस्तान एक सेक्युलर स्टेट है? नो. तो जब हमारा इतना सा पार्ट इस ऑप्शन का इनकरेक्ट है, देन इट्स ऑब्वियसली द होल ऑप्शन बिकम्स इनकरेक्ट. और पाकिस्तान तो सेक्युलर है भी नहीं और ना तो अफगानिस्तान है. सी, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान बोथ आर सेक्युलर स्टेट. क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट because both of these states are non-secular states. Option D, Afghanistan and Pakistan both are non-secular states. Yes, ये ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट, बिकॉज अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही non-secular स्टेट हैं. Guys, can you tell me that what is the meaning of secular state? कि किसी भी कंट्री को हम सेक्युलर स्टेट कब कहते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पर जिसको एक्सेप्ट किया जाता है? आप मेरे को कमेंट्स में बताइए. ठीक है, बाकी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि किसी भी कंट्री, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को हम सेक्युलर तब बोलते हैं जब वहाँ की गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को सपोर्ट ना करती है. मीन्स वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो, उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये ना लिखा गया हो कि गवर्नमेंट का एक्स नाम का रिलीजन होगा. For example, when we talk about Pakistan, तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पाकिस्तान में जो रिलीजन होगा वो इस्लाम होगा. अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान का जो वहां का गवर्नमेंट है वो चलती है इस्लाम के लॉ के अकॉर्डिंग. अब यही दोनों क्या हो सकते हैं? सेक्युलर हो सकते हैं अगर इनका कॉन्स्टिट्यूशन, इनके यहाँ की पॉलिसीज हो जाए कैसी, न्यूट्रल, कि हमारे यहाँ किसी भी रिलीजन को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है. मींस किसके साथ में? रिलीजन के साथ में. तो सेक्युलर स्टेट वो होते हैं जहां सेपरेशन होता है रिलीजन और स्टेट के बीच में, जहां पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों सेपरेट होते हैं, वहां हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म की. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हु इज द करंट पीएम ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? Because recently in Pakistan there have been held the elections of National Assembly. वहाँ की पार्लियामेंट में इलेक्शंस हुए और एक नई गवर्नमेंट वहाँ पर बनी है. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी also forwarded greetings to the new prime minister of Pakistan. तो कौन है ये? इमरान खान नहीं, ये इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इमरान खान थे. नवाज शरीफ, ये पहले इमरान खान से भी पहले नवाज शरीफ हुआ करते थे और इनको भी पेपर वगैरह, पनामा पेपर लीक वगैरह का कोई इशू था, उनमें इनको अरेस्ट कर लिया गया. ओमर अयूब खान ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. ये कुछ और है, एक अच्छे इंपॉर्टेंट पद पर है पाकिस्तान में, लेकिन ये नहीं है. तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारे पास में शहबाज शरीफ. ये नवाज शरीफ के ही भाई हैं और ये इस समय करेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. नाउ हैव द सेकंड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन. हु इज द करंट हेड ऑफ अफगानिस्तान? तो अफगानिस्तान का अभी करंट में हेड कौन है जो अफगानिस्तान के पूरे गवर्नमेंट को हेड कर रहा है? मींस हु इज द हेड ऑफ द अफगानिस्तान?
जो अफगानिस्तान पूरी मुट्ठी में किसकी में है, तो इस समय ये व्यक्ति है मुल्ला हिबैतुल्लाह अखूनजादा। ठीक है, ये वहां का इस समय का सबसे बड़ा लीडर है अफगानिस्तान का। बाकी ये अभी ऐसे कुछ भी है नहीं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन अफगानिस्तान तालिबान, हम बात करें अफगानिस्तान तालिबान की, डिड कम इनटू पावर इन रिसेंट ईयर्स। अभी आपको पता होगा, यू नो दैट तालिबान इज इन रूल इन अफगानिस्तान। तो ये अभी रिसेंटली तालिबान रूल में जब आया है अफगानिस्तान में, तो किस ईयर से आया है? सो ऑप्शन ए अगस्त 2023, अगस्त 2021, मार्च 2024, फरवरी 2024। तो गाइस द करेक्ट आंसर इज बी। अगस्त 2021 में जो अफगानिस्तान के जो तालिबान है, उन्होंने वहां पर कंट्रोल कर लिया अफगानिस्तान की पूरी गवर्नमेंट पावर पर। बिकॉज इसी समय पर, इसी के टाइम पीरियड में जो यूएसए की फोर्सेस थी, उन्होंने अफगानिस्तान को छोड़ दिया, वो वहां से चले गए और उन्होंने पावर सौंप करके चले गए तालिबान लोगों को। नेक्स्ट हम क्वेश्चन बात करते हैं 7th। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड लॉक्ड कंट्री? इन कंट्रीज में से लैंड लॉक्ड कंट्री कौन होता है? कैन यू टेल मी व्हाट इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री? आप कमेंट में मुझे बताइए किस किस को पता है कि लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, लैंड लॉक्ड कंट्री जो होता है उसके चारों ओर ओनली लैंड होती है। मींस दैट कंट्री डज नॉट हैव एक्सेस टू एनी सी और ओशियन। उस कंट्री का कोई भी बॉर्डर किसी सी या ओशियन से टच नहीं होता, ऐसे कंट्री को हम लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो सकता है। पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान का कोई बॉर्डर नहीं है? अरबियन सी के साथ में उधर है। अफगानिस्तान, इधर ईरान, ईरान का भी अपना जो है रेड सी वाले उस एरिया में जो है गल्फ वाले रीजन में है। ओमान ये प्रॉपर है, ठीक है, बॉर्डर बनाता है ओशियन के साथ में, इंडियन ओशियन के साथ में, लेकिन अफगानिस्तान का किसी ओशियन से कोई कनेक्टिविटी नहीं है और अफगानिस्तान इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। सो दिस क्वेश्चन बिकम्स करेक्ट, दैट बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8। सेलेक्ट द पेयर ऑफ द कंट्रीज हैविंग लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। ये कौन सा पेयर ऐसा है जिन दोनों के बीच में लार्जेस्ट डिस्टेंस है? देखो यह बात करें हम नेपाल और अफगानिस्तान की। देखो इंडिया का ये मीन्स एक सेकंड रुकिए, मैं आपको भी याद करता हूँ। सपोज करो इंडिया का ये मैप है, तो इधर ऊपर वाले रीजन में यहाँ क्या है, आपका नेपाल है, जबकि यहाँ इधर आपका पाकिस्तान हो गया और यहाँ हो गया अफगानिस्तान। तो नेपाल और अफगानिस्तान के बीच में काफी डिस्टेंस है, ठीक है। नेपाल और पाकिस्तान, देखो यहाँ नेपाल यहाँ पाकिस्तान, तो इसके बीच में ज्यादा है, यहाँ वाला ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये कम है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हुआ। इंडिया एंड अफगानिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान, जबकि नेपाल यहाँ इतनी दूर है, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हुआ। इंडिया एंड नेपाल, तो इंडिया नेपाल के बीच में तो बहुत कम डिस्टेंस है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके लिए क्या हो गया, नेपाल एंड अफगानिस्तान। ये ज्योग्राफी में आप इस तरीके से क्या करें, जब भी आप मेरे साथ में डीएनए डिस्कस करें या कोई इंपॉर्टेंट न्यूज पढ़े, तो कोशिश किया करें कि उसको एक बार मैप पर भी देख लें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अर्थ आवर की। देखो 23 को जो है अर्थ आवर सेलिब्रेट किया जाता है, और अर्थ आवर इज सेड टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन 23 मार्च फ्रॉम 8:30 से 9:30 PM। रात को इसमें क्या किया जाता है, लाइट्स आउट मींस लाइट्स ऑफ। यहाँ पर 1 घंटे के लिए मोस्ट ऑफ द सिटीज में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, या जो भी इस अर्थ आवर की कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं, वो अपने यहाँ की सारी लाइट को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। उससे क्या हम सिंबल देना चाहते हैं कि हमको लाइट को सेव करना चाहिए, बिकॉज लाइट सेव करेंगे तो बहुत सारा फ्यूल सेव होगा, और जिस फ्यूल से लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्रोडक्शन होता है, उससे कार्बन CO2 का जो है इमिशन होता है, तो वो भी कम हो जाएगी। तो एक्चुअल में ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सारी प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए होता है ये अर्थ आवर। फर्स्ट टाइम इट वाज स्टार्टेड इन 2007 फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत प्यारा सा शहर है, दैट इज सिडनी, वहां से इसको स्टार्ट किया गया था, और तभी से इसको हम एक सिंबल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है, WWF, वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इसको ऑर्गेनाइज करता है, और वही जो है इसको हमेशा रन करता है। तो WWF को आप ध्यान रखिएगा, अर्थ आवर को यही सेलिब्रेट करता है।
एक सिंबलिक इवेंट है। हालांकि इसके बाद में भी हम मोस्टली सब लोग इस बात के लिए कोशिश करते हैं कि लोगों में हम अवेयरनेस को रीच कर सकें कि क्लाइमेट चेंज से हमको लड़ना होगा। प्रोमोट एनर्जी कंजर्वेशन, जब हम लाइट बंद करते हैं तो यहाँ से हम एक सिंबल देना चाहते हैं सोसाइटी को, when you are not using any light then please switch off your light, switch off the electricity power supply etc. हमको सबको बंद करना होगा। Beyond the hour, Earth Hour inspires people to take further action for a sustainable future. तो इस सिंबल के थ्रू हम पीपल को अवेयर करना चाहते हैं कि दुनिया के सारे ह्यूमंस को ये एफर्ट्स लगाने होंगे कि वो जो है सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए वर्क करें। सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए मीन्स एमिशन, जो कार्बन एमिशन है उसको कम करें, वाटर कंजर्वेशन है उसको भी करें, है ना, फ्यूल का कंजर्वेशन करें, पॉल्यूशन वाली चीजों से हम दूर रहें। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अर्थ। ठीक है, ये बहुत अच्छा आर्टिकल आया अभी, तो मैंने इसको पढ़ा, अंडरलाइन भी इसमें कर रखा है, और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा आर्टिकल है आप सबके लिए, पूरे इंडिया के लिए और इवन पूरे वर्ल्ड के लिए, कि हमें इस चीज पर काम करना होगा। क्या? सेट द व्हील्स इन मोशन फॉर साइकिल्स मैनिफेस्टो। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो साइकिलिंग है, साइकिल से चलने की जो पहले एक हैबिट्स हुआ करती थी, वो उनमें कुछ चेंजेस हुए हैं। कई जगह पर वो प्रमोट हुई है तो कई जगह पर कम हुई है। तो यहाँ पर ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अब उनको अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में साइकिल को ही रखना चाहिए। ठीक है, कैसे, वो सब अब हम यहाँ पर देखेंगे। यह बात कर रही है कि देखो, साइकिलिंग को केवल आप एक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इशू मत देखो, हमको उसमें ये देखना होगा कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उन्होंने साइकिलिंग को ट्रांसपोर्ट का इशू न मान करके कि भाई एक जगह से हम दूसरी जगह जा सकते हैं, बट पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसको ये माना है कि अगर हम साइकिलिंग को प्रमोट करें तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डीकार्बनाइजिंग हो जाएगा, मीन्स जो एमिशन है, जो पॉइजनस गैसेस हैं वो कम हो जाएंगी। आपको पता होगा साइकिल से ऐसा कोई एमिशन नहीं होता। लेकिन इंडिया में अगर हम बात करें तो देखो, इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो एक कार्बन की जो प्रॉब्लम है, एयर पॉल्यूशन की, नॉइज पॉल्यूशन की, वो भी कम होगी, प्लस ट्रांसपोर्ट की जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम, वो भी सॉल्व हो जाएगी। प्लस इंडिया में अगर साइकिलिंग को हमने ठीक से प्रमोट किया तो इंडिया में बहुत सारे लोगों को एक सोशल जस्टिस भी मिलेगा, बिकॉज जो लोग शायद कार्स, बाइक्स, बसेस इनको अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं अपने ऑफिस के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए साइकिल को यूज करते हैं। इन्होंने फिर क्या किया है कि कुछ डेटा को कलेक्ट किया है कि, और उससे इन्होंने ये प्रूफ किया है कि जो साइकिलिंग है अभी भी उसको लोगों ने छोड़ा नहीं है, और साइकिलिंग ने काफी अच्छे खासे रिजल्ट इस समय दिए हैं। ये कह रहे हैं कि पिछले अगर हम सर्वेज की बात करें तो 1998-1999 से लेकर के 2019-21 मीन्स अराउंड 10 इयर्स की अगर हम बात करें तो साइकिल की ऑनरशिप बढ़ चुकी है। मीन्स पहले 48% लोगों के पास में साइकिल हुआ करती थी, वो 55% लोगों के पास में साइकिल है अगर हम कुछ स्टेट्स की बात करें। तो यहाँ से हमको क्लियर पता चल रहा है कि काफी मात्रा में, मीन्स काफी जो है अमाउंट में, नंबर्स में जो साइकिल की ऑनरशिप है वो बढ़ रही है। इट मीन्स लोग साइकिल को पसंद कर रहे हैं। जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान का एग्जाम्पल लिया, उसमें कह रहे हैं कि वहां पर पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान में 30% लोग साइकिल रखते थे, वहीं अब 75% लोग साइकिल रखते हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो 26% लोग साइकिल रखते थे, वहां पर अब 71% लोग साइकिल रख रहे हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें तो पहले वहां 53% लोगों के पास साइकिल हुआ करती थी, अब वहां पर 79% लोगों के पास में साइकिल है। ठीक है, तो इन्होंने ये एक अच्छी चीज दिख रही है कि साइकिल की जो ऑनरशिप है वो इंक्रीज हो रही है, इट मींस लोग साइकिल परचेज कर रहे हैं। और यहीं पर ये इसको कंपेयर करते हैं कि देखो, अगर हम कार की ओनरशिप को कंपेयर करें तो इन सारे स्टेट्स में जो केवल 5.4% लोग ऐसे हैं जिनके पास में कार है। तो इट मींस कार अभी भी बहुत कम लोगों के पास में है, जबकि साइकिल की जो नंबर्स है वो बहुत ज्यादा है। इसी डेटा से हम देखते हैं कि भाई ये सजेस्ट करता है ये डेटा कि साइकिल की ऑनरशिप काफी बढ़ गई है, उसका यूज भी काफी इंक्रीज हुआ है। तो इस पर हमको ये करना होगा कि जो टेक्नोलॉजी, जैसे इन्होंने डेटा वगैरह दिया कि और भी बहुत सारे रिसर्च हुए जिसमें ये पता चला कि अगर
जो स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, स्कूल के लिए जाते हैं, पहले वो वॉकिंग, साइकिल, बस या ऐसे मीन से जाते हैं, अगर उनको हम फ्री में साइकिल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बी बाईसाइकिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, तो ये कह रहे हैं कि ऐसे जो भी स्टेट्स हैं जहां पर फ्री में साइकिल डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, वहां पर साइकिल से जो है मूवमेंट करने वालों की संख्या बढ़ गई थी। नेशनल लेवल पर फिर ये कह रहे हैं कि साइकिलिंग टू स्कूल इंक्रीज्ड फ्रॉम 6.6% से इतना हो गया था 2017 में। तो 10 साल में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में भी इंक्रीमेंट हुआ था। रूरल एरिया में कह रहे हैं कि जो साइकिल से जाने वाले स्टूडेंट की संख्या है वो भी इंक्रीज हो गई, 6.3% से वो 12.3%, तो अराउंड डबल हो चुकी है। जबकि अगर हम अर्बन स्पेस की बात करें तो अर्बन एरियाज में जो साइकिल का नंबर्स है, स्टूडेंट्स जो स्कूल जाते हैं, वो क्या हुआ है, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, ये हमेशा अप डाउन रहता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चेंज अर्बन एरियाज में नहीं आया। तो उसके लिए ये कहते हैं कि देखो, अर्बन एरियाज की एक प्रॉब्लम है कि वहां पर जो साइकिल के लिए कोई ट्रैक्स नहीं है, तो वहां साइकिल चलाना अर्बन एरियाज में मीन्स अपनी डेथ को बुलावा देने के बराबर है। अभी आगे इन्होंने इस पर भी बात किया है। फिर ये वेस्ट बंगाल का एग्जांपल देते हैं कि देखो, वेस्ट बंगाल में जब फ्री साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम उन्होंने चलाई थी, तो उसमें भी काफी नंबर में क्या हुआ था, साइकिलिंग वाले लोगों की मात्रा बढ़ गई थी। यही बिहार में भी हुआ था कि वहां पर भी साइकिल जो है चलाने वाले लोग काफी मात्रा में इंक्रीज हुए थे। फिर उन्होंने ये एक बात करते हैं कि देखो, इसका सोशल आउटकम क्या हो सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि उसके प्रोफाउंड इम्पैक्ट हो सकते हैं चिल्ड्रंस की लाइफ पर। जैसे बिहार का एग्जांपल देते हैं कि वहां पर गवर्नमेंट ने बच्चियों को, गर्ल्स को, जो स्कूल में 9th में अगर थी तो उनको फ्री में साइकिल डिस्ट्रीब्यूट की थी। और जब इसी का हमने इवेल्युएशन किया बिहार में और कर्नाटक में, तो वहां पर भी पता चला कि वहां पर बच्चियों का एनरोलमेंट भी बढ़ गया था। ठीक है, और बच्चे, जो लड़कियां थी, वो स्कूल जाना उन्होंने स्टार्ट किया था। तो पहले मान लो सपोज करो 40% गर्ल्स स्कूल जाती थी, तो जब फ्री में बच्चों को साइकिल दी गई तो हो सकता है वो 48% हो गई हो, मतलब इंक्रीमेंट हुआ गर्ल्स में। देखो देखो, आप देखो कि गर्ल्स की अभी भी रूरल एरिया में या बहुत से जो पुअर फैमिलीज हैं उनमें अभी भी प्रॉब्लम्स हैं कि बच्चियों के लिए उनके पास में फीस नहीं है, या बच्चियां पैदल भी अगर जाएं तो ईव टीजिंग जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, या माता पिता के पास में उतना पैसा नहीं होता कि रोजाना 20 रुपए जो है वो बच्ची को बस से जाने के लिए, ऑटो से जाने के लिए दे सकें। तो अगर उनको हम फ्री में साइकिल प्रोवाइड करा देते हैं तो हमारी जो गर्ल्स एजुकेशन है वो इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो इन्होंने इस बार भी कहा है। फिर ये कह रहे हैं कि बेंगलुरु में भी एक एक्सपेरिमेंट किया था एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने। वहां क्या किया उन्होंने, 170 जो लो इनकम वर्किंग थी, जो महिलाएं थी जो कहीं किसी काम पे जाती थी, उनको इन्होंने क्या किया, 170 साइकिल मुफ्त में बांट दी, फ्री में उनको साइकिल प्रोवाइड करा दी। तो इससे इनको पता चला कि वो महिलाएं जो पहले बस से जाती थी, अब उनको जब साइकिल मिली तो अराउंड 77% महिलाएं, उन्होंने बस से जाना बंद कर दिया और वो साइकिल से जाना स्टार्ट कर दिया। जब इन विमेन से पूछा गया कि भाई आप अब साइकिल से जा रहे हैं, पहले क्यों नहीं जा रहे थे, तो इन महिलाओं ने कहा कि सर हम जो है साइकिल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इससे ये बात भी क्लियर होती है कि अभी भी इंडिया में ऐसी सिचुएशन है दैट एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड इवन साइकिल, बाईसाइकिल। ठीक है, फॉर मेनी ऑन साइकिल रिमीन्स लग्जरी, अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए साइकिल एक लग्जरी की तरह है। हम बचपन में जब स्कूल जाते थे तो जो जिन बच्चों के पास में साइकिल होती थी, जैसे हमारे पास साइकिल होती थी, तो वो अपने पूरे ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में उस बच्चे को काफी इंपॉर्टेंस मिलता था जिसके पास में साइकिल होती थी। ठीक है, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया कर्नाटक कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई, शक्ति स्कीम। उसने क्या किया कि जो महिलाएं वर्किंग के लिए जाती है उनको फ्री में जो है पास दे दिए बस के। तो उससे पता चला कि बसेस में महिलाओं की संख्या बढ़ गई अचानक से। इट मींस जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस था वो कम हुआ और महिलाओं ने और ज्यादा वर्क पे जाना स्टार्ट किया। तो ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे हम फ्री में बस दे रहे हैं, बस की राइड दे रहे हैं मुफ्त में महिलाओं को या और भी कुछ लोगों को, या जैसे डिजेबल्ड वगैरह कुछ भी हुए, तो वैसे ही हम साइकिल को भी प्रमोट कर सकते हैं, फ्री में साइकिल दे सकते हैं। तो ये एक बात और कह रहे हैं कि जैसे हम यूपी गवर्नमेंट की बात करें, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वहां पे, हम क्या कर सकते हैं, वहां के जितने भी लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको हम फ्री में बाईसाइकिल अगर दे दें तो बहुत सारे लेबरर्स को उससे क्या होगा कि उनको जो है
अर्निंग भी उनकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो लेबरर्स होते हैं जैसे कि राज मिस्त्री जो होते हैं, ठीक है, हाउस कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, उनके पास में क्या होता है कि आज उनको किसी ए नाम की जगह पर काम मिला, कल हो सकता है उनको बी नाम की जगह पे काम मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि उन रूरल एरियाज में बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो, तो उनके लिए अच्छा क्या होता है तो उनके पास में अपनी बाईसाइकिल हो, तो पेट्रोल भी खर्च नहीं होता और सस्ते में उनका काम चल जाता है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ऑल ओवर इंडिया, तो उसमें इन्होंने कुछ आइडियाज दिए हैं कि देखो, लोग साइकिल से जाना भी ठीक है, स्टार्ट कर भी दें, लेकिन अर्बन एरियाज में ये सीधा सीधा मौत को बुलावा देने जैसा होता है, फुल ऑफ हजार्ड्स होता है। इन्होंने बिकॉज कारण बताया कि देखो, मल्टी लेन रोड बने हुए हैं, बहुत सारे फ्लाईओवर्स बन गए, बहुत चौड़े चौड़े जंक्शंस हैं जहां से क्रॉस रोड होते हैं, और वो साइकिलिस्ट के लिए एक्सट्रीमली रिस्की होता है कि वो साइकिल से जाए। मीन्स ऐसा हो ही नहीं सकता कि शहर में, जैसे हम दिल्ली की बात करें, कि वहां कोई साइकिल से चले, तो उसके लिए ऐसे समझो कि वो अपनी मीन्स बहुत बड़ी जो रिस्क लेकर के चल रहा है अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग। इन्होंने एक सर्वे किया, तो उसमें इन्होंने पाया कि जो व्यक्ति कार से चलते हैं तो उनकी लाइफ को जो रिस्क है, सपोज करो रिस्क, उनकी लाइफ को रिस्क अगर 1 यूनिट रिस्क है ना, 1% रिस्क है, तो वहीं कोई व्यक्ति अगर साइकिल से चल रहा है तो उसी को अर्बन एरियाज में 40% रिस्क है, 40 टाइम्स, देखो कितना ज्यादा हो गया। तो एक जो कार से चल रहा है उसकी लाइफ को 1 टाइम रिस्क है, वहीं जो आदमी बाईसाइकिल से चल रहा है तो उसकी लाइफ को 40 टाइम्स रिस्क है। तो यहाँ पर ये सजेशन देते हैं कि हमको साइकिलिंग को प्रमोट करना होगा, है ना, चाहे हम फ्री में साइकिल दे सकते हैं, साइकिल के लिए अलग से ट्रैक्स बना सकते हैं, साइकिल रिपेयरिंग वगैरह की शॉप्स हो सकती है ना, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट को लानी चाहिए। और अल्टीमेटली ये कहते हैं कि अभी जो जनरल इलेक्शंस हैं उसमें जो गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं उनको नेशनल लेवल पर एक कोई साइकिल पॉलिसी लेकर के आनी चाहिए, जिससे कि साइकिल को क्या मिले, प्रमोशन मिले। आप बताइए कि साइकिल से और हम क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं अगर पूरे इंडिया में साइकिलिंग को प्रमोट किया जाए तो। आप कमेंट में बताइए, फिर हम आपके उन कमेंट्स को विद योर नेम इंक्लूड करेंगे, और जो हमारे यूट्यूब पर एक नया सेशन हम लेकर के आएंगे साइकिलिंग के बारे में, उसमें हम आपका नाम भी लेकर के आएंगे कि ये सजेशन उस बच्चे का था, ठीक है, तो उसको हम लेकर के आएंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए कि क्या साइकिलिंग से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम एक आर्टिकल और है बहुत अच्छा सा कि इजराइल और हमास अभी जो यूनाइटेड नेशंस है, उन्होंने कहा है इजराइल को कि भाई आप क्या करो, अब ये जो वॉर जो चल रहा है इसको सीज कर दो, इसको रोक दो। इजराइल का जो बहुत घना जो दोस्त है, एकदम प्रॉक्सिमेट फ्रेंड है, वो है यूएसए। अब तो यूएसए ने भी बोल दिया इजराइल को कि भाई अब आप इस वॉर को रोक दीजिए, ठीक है। तो इसी को लेकर के कुछ हमारे पास में पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट्स हैं देख लेते हैं। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी बेसिक पूछ लिए जाते हैं कि कौन कहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि देखो, यूएन सिक्योरिटी जो काउंसिल है उन्होंने अपना एक रिजोल्यूशन लेकर के आए और बता रहे हैं कि भाई इस वॉर को रोक दीजिए। तो नेतन्याहू साहब कह रहे हैं कि देखो, हमास जो है वो सारे ऑफर्स को रिजेक्ट कर रहा है और वो नहीं चाहता कि वॉर रुक जाए, ये कहना है नेतन्याहू का, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अभी देखो, मीन्स नॉर्मली जो अभी जो सीन क्या है इस समय, कि लगभग 6 महीने हो चुके हैं और इस वॉर को, और दोनों ही मीन्स उधर तो आपका हमास और इधर इजराइल, दोनों ही ये कहते हैं बार बार कि बस कुछ ही दिनों में हम जीत जाएंगे, तो कुछ ही दिनों में हम जीत जाएंगे, दोनों ही ऐसे क्लेम कर रहे हैं और दोनों ही वॉर को रोकना नहीं चाहते, ठीक है। अच्छा, इधर नेतन्याहू जो इजराइल के लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हमास को पूरी तरह से डिसमेंटल नहीं कर देंगे, और हम इसको इस तरीके से लेकर के जाएंगे कि जो हमास है वो हमारे लिए फिर से फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ठीक है। और इट विल होल्ड ऑन टू द होस्टेजेस। हमास कहता है कि देखो, हम अपने इस युद्ध को तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक इजराइल की प्रिजन्स में जो पैलेस्तीन के लोग हैं उनको जब तक इजराइल नहीं छोड़ देता, जब तक गाजा के लोगों को नहीं छोड़ देता, जब तक जो टेररिस्ट हैं जिनको इजराइल ने पकड़ रखा है, जेल्स में बंद कर रखा है, इंक्लूडिंग टॉप मिलिटेंट्स, उनको जब तक नहीं छोड़ देता इजराइल, तब तक हमास वाले लोग इस वॉर को चलाते रहेंगे, ऐसा हमास वालों का कहना है।
तो उधर इजराइल कहता है कि भैया जब तक तुम हमारे जो प्रिजनर्स तुमने बना रखे हैं, हॉस्टेज जो आप लोगों ने बना रखे हैं, हम जब तक आप हमारे लोगों को नहीं छोड़ोगे तब तक हम भी वॉर को बंद नहीं करेंगे। तो जो नेतन्याहू हैं वो आरोप लगा रहे हैं किस पर, हमास पर, कि देखो हमास तो बिल्कुल नहीं चाहता कि ये वॉर बंद हो, और हमास की वजह से ही जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसका जो रेजोल्यूशन है उसकी भी इंसल्ट हो रही है। बिकॉज हम तो चाहते हैं कि वॉर बंद हो जाए, लेकिन हमास नहीं चाहता कि वो बंद हो जाए, और हमको नहीं दिख रहा कि हमास को इसमें कोई इंटरेस्ट है। अच्छा, फिर बाद में ये कहा नेतन्याहू कि देखो इजराइल विल नॉट सरेंडर, बोला हम हमास के आगे बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करेंगे और इसकी डिमांड्स को हम फुलफिल नहीं करेंगे। हमारी डिमांड जब तक नहीं मानी जाती, और हम तब तक युद्ध करेंगे जब तक हमारे जो वॉर के गोल्स हैं अचीव नहीं हो जाते। उन गोल्स में क्या क्या है कि रिलीजिंग ऑल द हॉस्टेजेस, तो हमास के जो टेररिस्ट हैं उन्होंने जितने लोगों को हॉस्टेज बनाया था वो सब छोड़ दिए जाए। डिस्ट्रॉइंग हमास की मिलिट्री, मीन्स इजराइल चाहता है कि हमास की जो मिलिट्री विंग है उनके टेररिस्ट की वो खत्म हो जाए, और ensuring that Gaza will never again be threat to Israel, और अगेन इजराइल के लिए फिर से कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो, फ्यूचर में हम उस लेवल तक इस युद्ध को कंप्लीट करेंगे। फिलहाल की सिचुएशन ये है कि अराउंड 32,000 फलस्तीन के आसपास में इसमें डेथ हो चुकी है, ये गाजा वालों का कहना है। अब ये ऐसा कोई यूएनओ वगैरह का ऑफिशियल डेटा नहीं है, ठीक है। तो गाजा वालों का कहना है कि करीब 32,000 पीपल की इसमें डेथ हो चुकी है, ठीक है। द फाइटिंग हैज लेफ्ट मच ऑफ द गाजा स्ट्रिप इन रूइंस, और पूरे एरिया को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। बहुत सारे लोग जो है अराउंड 2.3 मिलियन पीपल ब्रिंक ऑफ फेमाइन, मींस अकाल की स्थिति में पहुंच गए। उनके पास में ना तो फूड है, ना उनके पास में वाटर है ना उनके पास में कहीं हाउसेज हैं, और बच्चों की एजुकेशन वगैरह वो सब खत्म हो चुकी है। तो फिलहाल की ये सिचुएशन चल रही है हमास और इजराइल के बीच में। अब यहाँ से देखो क्वेश्चंस किस तरह से बन जाते हैं। आपने लास्ट वाला क्लेट का पेपर अगर देखा होगा तो उन्होंने इजराइल और हमास के वॉर पर ही एक पैराग्राफ दिया था, और उसमें कई सारे क्वेश्चंस पूछे थे। तो क्या क्या क्वेश्चंस आप वहां बन जाते हैं, आप क्लेट का 2024 वाला पेपर आप देख लीजिएगा कि कैसे एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन फ्रेम करता है। फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और आपको फिर इसमें फिर से हम बात करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। जैसे आपको हम अभी एक एग्जांपल देते हैं कि मान लो इजराइल की कैपिटल क्या है ना, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर कौन है, इजराइल का किससे बॉर्डर टच होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या रेजोल्यूशन जो है दिया, उन्होंने दिया कि युद्ध को दोनों ही रोक दें, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं कि हमास कहाँ का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमास का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, है ना। इस तरह से क्वेश्चन इसमें फ्रेम हो जाते हैं। सो गाइस, हम इस सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं, और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंटरेस्ट। गुड बाय, टेक केयर।